हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स में फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक्स, आनुवांशिकता का परिचय। आनुवांशिक शब्द डब्ल्यू बेट्सन ने दिया था। आनुवांशिकता के अंतर्गत वंशागति और विभिन्नता वेरिएशन का अध्ययन किया जाता है। आनुवांशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण होना वंशागति हेरिडिटी कहलाता है। एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों के मध्य पाई जाने वाली असमानता को विभिन्नता कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। डब्ल्यू बेट्सन को फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, मॉर्गन को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। मॉर्गन के जेनेटिक्स में क्या क्या सिद्धांत दिए थे? मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए थे और विभिन्न प्रकार के सिद्धांत दिए थे। जीन थ्योरी मॉर्गन ने दी थी, जिसमें इन्होंने बताया कि जीन गुणसूत्र पे पाए जाते हैं और उनकी व्यवस्था रेखीय होती है। लिंकेज थ्योरी दी थी, जीन विनिमय और संलग्नता, क्रॉसिंग और लिंकेज दिया था, क्रिस क्रॉस दिया था। ड्रोसोफिला में आनुवांशिक मानचित्र यानी जेनेटिक्स मैप तैयार किया था। ए गेरोड ने फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स और बायोकेमिकल जेनेटिक्स है। इन्होंने मनुष्य में एल्केप्टोनूरिया नामक आनुवांशिक उपापचय रोग को खोज की थी और काला मूत्र, जिसे काला मूत्र रोग कहा जाता है। कारक फैक्टर वंशागति की इकाई जो किसी भी लक्षण को प्रकट करने के लिए तथा उसके वंशागति के लिए जिम्मेदार होती है। जॉनसन ने कारकों को जीन व मेंडल ने एलिमेंट का कारकों को दर्शाने के लिए संकेतों का प्रयोग मॉर्गन ने किया। बड़े अक्षर को प्रभावी और छोटे अक्षर को अप्रभावी कारक के रूप में प्रदर्शित किया। युग्म विकल्पी एलील्स, यह शब्द बेट्सन ने दिया था। कई जीन एकांतरित स्वरूप को जो समजात गुणसूत्र पर समान स्थल पर पाए जाते हैं एलील्स कहलाते हैं। समयुग्मजी, समान लक्षण के कारक वाले युग्मन से बना युग्मनज समयुग्मजी कहलाता है। ऐसे युग्मनज में परिवर्तन से बना जीव समयुग्मजी कहलाता है। मतलब इस लैंग्वेज को छोड़ो आप, ये बहुत डिफिकल्ट सी है। इसमें मतलब समान लक्षण होंगे, जैसे कैपिटल टी हो गया, स्मॉल टी हो गया, जैसे कैपिटल आर हो गया, ये दोनों सेम है यानी समयुग्मजी है। और उसी प्रकार विषम युग्मजी यानी असमान लक्षण यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर। और इसी प्रकार जैसे हेटेरोजाइगस यानी अलग अलग होने, ये सेम है। कैपिटल है तो ये होमोजीनस हो गए, और ये एक स्मॉल है एक कैपिटल है तो ये हेटेरोजीनस हो गई। हेमीजाइगस यदि किसी द्विगुणित सजीव में जोड़ी का केवल एक ही कारक उपस्थित हो, यानी कोई एक ही हो, जैसे एक्स और वाई दोनों नहीं है ना, या तो एक्स तो हो जाएगा होमोजीनस और एक्स वाई ये हेटेरोजीनस में आ गया। पर किसी कारक का, ये दोनों कारक है, एक्स दो कारक है, इस दोनों कारक में एक ही है, दोनों कारक में से एक ही उपस्थित है, वो हो जाएगा हेमीजाइगस। यानी जोड़ी का केवल एक ही कारक उपस्थित होता वह उसे अर्धयुग्मजी या हेमीजाइगस कहा जाता है। नर सदस्य लिंग संलग्न लक्षणों के लिए अर्धयुग्मजी होता है। लक्षण प्रारूप यानी बाहर से देखने से जो दिखाई देता है किसी लक्षण का बाहरी व आकारिक स्वरूप। जीनोटाइप्स में यानी आनुवांशिक संगठन जिनका जीन प्रारूप होता है। लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप किसने दिया था? जॉनसन ने दिया था। फिनोकॉपी, यदि अलग अलग जीनोटाइप्स को अलग अलग वातावरण में रखा जाए तो उनके द्वारा एक समान लक्षण प्रारूप प्रकट किया जाए तो उनको आपस में फिनोकॉपी कहा जाता है। फिर है संकरोज, हेटेरोसिस, संततियों का अपने पैतृक की तुलना में यानी अपनी माता पिता की तुलना में अधिक ओजपूर्ण होना और अच्छे लक्षणों युक्त होना संकरोज कहलाता है। संकरयोज विषम युग्मजता के कारण पैदा होता है। संकरोज को कायिक जनन करने वाले पौधे में बनाया जा सकता है। संकरोज स्वपरागण द्वारा समाप्त किया जाता है क्योंकि अंतः प्रजनन इनब्रीडिंग के कारण समयुग्मजता पैदा होने की संभावना बढ़ती है। इनब्रीडिंग के द्वारा संकरोज धीरे धीरे खत्म हो जाता है और अंतः प्रजनन उदासीनता कहलाता है। ये लाइन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है।
देखो मेन चीज क्या बोली है इसने कि संकरोज किससे बनता है, विषम युग्मजता से। हेटेरोसिटी से संकरोज बनता है, होमोसिटी से संकरोज नहीं बनता, होमोजाइगस से संकरोज नहीं बनता। पहली बात तो ये हो गई कि विषम युग्मजी से बनता है। फिर दूसरी बात है कि संकरोज को कायिक जनन करने वाले पौधे में ही बनाया जा सकता है। ठीक है, संकरोज स्वपरागण द्वारा समाप्त किया जा सकता है, यानी स्वपरागण से आप संकरोज ने समाप्त कर सका, क्योंकि अंतः प्रजनन के कारण, अंतः प्रजनन क्या होता है, नहीं समान या फिर जो 2 या 3 पीढ़ी तक समान हो, यानी 2-3 पीढ़ी तक जो समान हो वो इनब्रीडिंग होगा। तो इनब्रीडिंग के कारण समयुग्मता पैदा होने की संभावना बढ़ जाती है। वह इनब्रीडिंग के द्वारा संकरोज धीरे धीरे खत्म होना अंतः प्रजनन उदासीनता कहलाता है। इनब्रीडिंग से संकरोज धीरे धीरे खत्म हो जाता है, जिसे संकरोज उदासीनता कहा जाता है, अंतः प्रजनन उदासीनता कहलाता है। फिर है मेंडलिज्म। आनुवांशिकी पर मेंडल द्वारा किए गए प्रयोग और लक्षणों की वंशागति में निहित क्रियाविधि की व्याख्या करने वाले नियमों का प्रतिपादन मेंडलवाद के नाम से जाना जाता है। मेंडल ने आनुवांशिकता के संबंध में प्रायोगिक नियम प्रतिपादित किए। अब है मेंडल के बारे में पूरी। मेंडल 1822 से 1884 तक इसका जीवन काल रहा था। मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 में ऑस्ट्रेलिया देश में सिलिसिया गांव में हुआ था। मेंडल इतना नहीं पूछता, मेंडल ने मटर के पौधे गार्डन मटन और पायसम सेटाई पर काम किया था। मेंडल ने 1856 से 1863 तक कार्य किया। 1866 में मेंडल ने निष्कर्ष प्रकाशित किया। 6 जनवरी 1884 में इनकी मृत्यु हो गई। मेंडल की डेथ के 16 साल बाद वैज्ञानिकों ने अलग अलग कार्य करते हुए मेंडलवाद को पुनः खोज किया। कार्ल कोरेंस जर्मनी के थे, हुंगो डी ब्रिज हॉलैंड के थे और सेमार्क ये ऑस्ट्रेलिया के थे। इन्होंने इनको जो मेंडल ने जो कार्य किए थे उनको वापस किए थे, पुनः खोज की थी इन्होंने। फिर है मेंडल के 3 नियम थे। पृथक्करता का नियम, स्वतंत्र अपव्यय का नियम। फिर है मेंडल की सफलता के कारण। मेंडल की सफलता के कारण, मेंडल एक समय में 1 या 2 जोड़ी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करते थे। एक समय में अनेक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करते थे, लेकिन मेंडल तो एक समय में 1 जोड़ी लक्षणों का वंशागति का अध्ययन करते थे। मेंडल से पहले के वैज्ञानिक एक समय में अनेक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करते थे। मेंडल के पहले कार्ल न्यूटन ने टोबैको तंबाकू पे काम किया और नाइट और जॉन ग्रोस ने पी पे काम किया। मटर का चुनाव 1 वर्षीय पादप है। जीवन चक्र 2 से 3 महीनों का है। इससे कम समय में अधिक पीढ़ियाँ का विश्लेषण किया जा सकता है। मटर में अनेक विपरीत विभेद के लक्षण पाए जाते हैं। मटर में प्राकृतिक रूप से स्वपरागण पाया जाता है। मटर को बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के लक्षणों की शुद्धता प्राप्त हो गई है। मटर में कृत्रिम रूप से परपरागण होता है। विपरीत पादपों में संकरण कराया जा सकता है। मटर को उगाना सरल है, अधिक देखभाल की आवश्यकता नहीं होती है। मेंडल ने अपने निष्कर्षों को सांख्यिकी विश्लेषण किया था। मेंडल ने गुणात्मक लक्षणों का मात्रात्मक विश्लेषण किया था। मेंडल ने मटर के पौधे में 7 जोड़ी विपरीत विभेद के लक्षणों का अध्ययन किया था, जैसे पादप की लंबाई चौथे गुणसूत्र पर, पुष्प की स्थिति चौथे गुणसूत्र पर, फली की आकृति चौथे गुणसूत्र पर, यानी पादप की लंबाई, पुष्प की स्थिति और फली की आकृति तीनों चौथे गुणसूत्र पर है। पादप की लंबाई, प्लांट कितना लंबा है, पुष्प की स्थिति और फली की आकृति, ये तीनों चौथे गुणसूत्र पर स्थित है। फली का रंग 5वें पे, बीज की आकृति 7वें पे, बीज पत्र का रंग फर्स्ट पे, पुष्प का रंग पहले पे। अब कुछ स्पेशल पॉइंट है। मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए लक्षणों की जीन 4 भिन्न गुणसूत्र पर उपस्थित है। ये गुणसूत्र पहले, चौथे, 5वें और 7वें पर हैं। मटर के पौधे में पुष्प का रंग, बीजोल का रंग दोनों का नियंत्रण करने वाले जीन एक ही हैं। ऐसे जीन जो एक से ज़्यादा लक्षणों को नियंत्रित करते हैं बहुप्रभावी प्लियोट्रोपी जीन कहा जाते हैं। मेंडल ने
झुर्रीदार बीजों की प्राप्ति SBE स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम की अनुपस्थिति कारण हुई, अतः झुर्रीदार बीजों में स्वतंत्र शर्करा फ्री शुगर का रूपांतरण स्टार्च में नहीं हो पाता। इसकी वजह से झुर्रीदार बीज प्राप्त होते हैं। पता चल गया झुर्रीदार बीज कैसे प्राप्त होते हैं। गुणसूत्र 1 पर 2 लक्षणों के जीन व गुणसूत्र 4 पर 3 लक्षणों के जीन उपस्थित है। यानी गुणसूत्र 1 है बी के ऊपर तो 2 लक्षण के जीन है और गुणसूत्र 4 है बी पर 3 लक्षणों के जीन उपस्थित है। गुणसूत्र 4 ये देखो ये रहा, गुणसूत्र 4 ये रहा, इसके ऊपर 3 लक्षण आ गए, पादप की लंबाई आ गई, पुष्प की स्थिति आ गई, फली की आकृति आ गई कि जीन उपस्थित है। तो ये जीन काफ़ी दूर दूर स्थित है, किंतु पादप की ऊंचाई और फली की आकृति जीन पास पास स्थित है। मेंडल की तकनीक। पादपों में संकरण करवाने हेतु मेंडल ने एक तकनीक विकसित की, विपुषण एवं थैलीकरण तकनीक। मटर के पुष्प द्विलिंगी बाइसेक्सुअल होते हैं। इस तकनीक में एक पौधे को नर की तरह दूसरे को मादा की तरह प्रयोग किया जाता है। जिस पादप का प्रयोग मादा की तरह किया जाता है उसके पुतंतुओं को शिशु अवस्था में ही काट दिया जाता है। इसे विपोषण कहते हैं। स्वपरागण न हो सके इसके लिए विपोषण किया जाता है। विपरीत पादपों को मेंडल ने एक थैली में बांध लिया जिसे बैगिंग कहा जाता है। अवांछित परागण को रोकने के लिए थैलीकरण किया जाता है। परिपक्व हो जाने पर नर पादप में परागण एकत्रित कर विपोषण पादपों को छिड़क दिया जाता है जिससे परागण संपन्न हो जाता है। परागण के उपरांत मादा पुष्प में बीजों का निर्माण होता है। इन बीजों से प्राप्त पादपों को मेंडल ने प्रथम स्थानीय पीढ़ी F1 पीढ़ी कहा है। इसके आगे की पीढ़ियाँ स्वपरागण द्वारा प्राप्त की जाती है। इसको द्वितीय स्थानीय पीढ़ी व तृतीय स्थानीय पीढ़ी कहा जाता है। मेंडल ने F1 पीढ़ी की प्राप्ति पर परागण से की, जिसके बाद की सभी पीढ़ियाँ सेल्फिंग से प्राप्त की हैं। अब है क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऐसा क्रॉस जिसमें एक जोड़ी विपरीत विभेद के लक्षणों का अध्ययन किया जाता है एकल क्रॉस या मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। जैसे कैपिटल T और स्मॉल t, इनका क्रॉस करवाया तो हमें प्राप्त हुआ कैपिटल और T स्मॉल t। 3:1, एक लंबा, 2 लंबे और 1 बोलना। 3:1। चेकरबोर्ड से इसे चेकरबोर्ड सर्वप्रथम सी पुनिट ने प्रयोग किया। F2 पीढ़ी के युग्मों को F2 पीढ़ी से संभावित सहयोग का पता करने के लिए चेकरबोर्ड विधि का प्रयोग किया जाता है। फिनोटाइप्स 3:1 और जीनोटाइप्स 1:2:1, 1:2:1। इसका निष्कर्ष F1 पीढ़ी पर आधारित है। जब 2 भिन्न एकल कारक एक ही सदस्य में उपस्थित होते हैं तो केवल एक ही कारक अपना प्रभाव प्रकट करने में समर्थ होता है और उसको प्रभावी कहते हैं। दूसरा कारक अपना प्रभाव प्रकट करने में असमर्थ हो जिसे अप्रभावी कहते हैं। प्रभावी कारक की उपस्थिति में अप्रभावी कारक अपना प्रभाव प्रकट नहीं करता, जिसे मेंडल का प्रभाविता का निष्कर्ष कहा जाता है। प्रभाविता के नियम के 2 अपवाद हैं, अपूर्ण प्रभाविता और सहप्रभाविता। युग्मक बनते समय जोड़ी के दोनों कारक या छांदित रूप से पृथक हो जाते हैं, अलग अलग युग्मक में चले जाते हैं। प्रत्येक युग्मक के जोड़ी का केवल एक ही कारक प्राप्त होता है, अतः युग्मक किसी भी लक्षण के लिए सदैव शुद्ध होते हैं। इनको ही मेंडल पृथक्करण का निष्कर्ष व युग्मकों की शुद्धता का निष्कर्ष कहा जाता है। यह निष्कर्ष F2 पीढ़ी के आधार पर बनाया गया है। कारकों का पृथक्करण का अर्धसूत्री विभाजन एनाफेज 1 में होता है, ये भी जरूरी है मोस्ट। कारकों का पृथक्करण अर्धसूत्री विभाजन की एनाफेज 1 में होता है। पादपों में कारकों की पृथक्करण बीजाणु बनते समय होता है। पादपों में कारकों का पृथक्करण कब होता है? बीजाणु बनते समय। और जंतुओं में कारकों का पृथक्करण युग्मक बनते समय होता है। पृथक्करण का निष्कर्ष अपवाद रहित है। अब है फ्रोकलाइन मेथड, द्विशाखन पट। युग्मक के कारकों का संगठन पता करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इसका सूत्र है, ये याद रखना हमें, 2n।
फिर है डाई हाइब्रिड क्रॉस, द्विसंकरण। ऐसा क्रॉस जिसमें दो जोड़ी विपरीत विभेद के लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे द्विसंकरण कहते हैं। जैसे बीज की आकृति एक लक्षण हो गया, बीज पत्र का रंग दो हो गए। इसमें आकृति जैसे गोल प्रभावी, झुर्रीदार अप्रभावी, और बीज पत्र में पीला प्रभावी हो गया, हरा अप्रभावी हो गया। इसमें फिनोटाइप हो जाएगा इसका, डाई हाइब्रिड का फिनोटाइप हो जाएगा 9:3:3:1, 9:3:1, 9:3:1। इसको हम इसमें डाई हाइब्रिड है तो 4 लेंगे इसमें, कैपिटल R स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल y। फिर इनको क्रॉस करवा के हमें ये प्राप्त होगा। इसको क्रॉस हमारा थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा तो हमें फिनोटाइप और जीनोटाइप याद रखना है और ये निकालना आना चाहिए। और जीनोटाइप है इसका 1:2:2, 4:1:2, 1:2:1। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में याद रखेंगे, ऐसे याद नहीं होगा। डाई हाइब्रिड का फिनोटाइप है 9:3:1 और इसका जीनोटाइप 122, 412, 121। पादपों में विभिन्न लक्षणों की वंशागति एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। एक लक्षण दूसरे लक्षण से प्रभावित हुए बिना संततियों की वंशागति होता है। इसको मेंडल का स्वतंत्र अपव्यय का नियम कहते हैं। स्वतंत्र अपव्यय दर्शाने वाले लक्षणों के जीन अलग अलग गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। स्वतंत्र अपव्यय के नियम को सर्वाधिक आलोचना की गई है, सहलंघनता इसका अपवाद है। टाई हाइब्रिड, अब इतना जितना हमने पढ़ लिया वो हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे याद करें वो हम कल देखेंगे। थैंक यू।